नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इकोनॉमिक्स विद एनके में। तो हम कर रहे थे बजट और बजट की चीज़ों में रेवेन्यू और कैपिटल बजट। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस क्लास में थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास 4 में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो अभी हम करते हैं क्लास नंबर 5। ओके, तो इसमें हमने किए थे कि 3 टर्मिनोलॉजी होती है। एक तो होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च, ठीक है। और एक होती है गवर्नमेंट रिसिप्ट, सरकारी प्राप्तियां। एक होता है गवर्नमेंट डेफिशिएट, ठीक है, सरकारी घाटे। ठीक है, तो हम कर रहे थे रिसिप्ट पे, हम थे गवर्नमेंट रिसिप्ट पे। इस टर्मिनोलॉजी को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट रिसिप्ट। ठीक है, एक मिनट। रिसिप्ट, गवर्नमेंट रिसिप्ट में 2 तरह की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियां और रेवेन्यू होता है राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट कर चुके थे, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स होती है जो ना तो लाइबिलिटी ख़त्म करती है, बढ़ाती है। वो रिसिप्ट्स जो ना तो उधारी बढ़ाती है और ना ही संपत्ति खत्म करती है। ठीक है, मीन्स ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ना तो ये क्रिएट होने वाली, इसमें ये भी कंडीशन नहीं होगी, और ना ही आपके एसेट्स जो है वो डाउनवर्ड जाने वाले, एसेट्स ख़त्म होने वाले। ये दोनों ही कंडीशन जहाँ पे नहीं होती उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, इसका पार्ट है टैक्स। टैक्स में दोनों तरह के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आपको बाद में कराऊंगा मैं, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने जाते हैं। ठीक है, फीस, जो भी फीस लेती है सरकार, ये चीज़ें इसमें में आती है। फ़ाइन, जो भी फ़ाइन होता है, पेनल्टी। ठीक है, किसी भी तरह की फ़ीस, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, ये सब चीज़ इसी में आती है। ठीक है, और कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार जो फ़ीस लेती है, तो जैसे रोडवेज़ की बस में आप सफ़र करते हैं तो जो आप किराया भाड़ा जो दिया जाता है, ठीक है, जो भी चीज़ें फ़ाइन है, यातायात वाले जो फ़ाइन हमारी बाइक पे लगा देते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ठीक है, सब इसी में काउंट होते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, जो भी सरकार ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पे जो ब्याज आता है। नंबर 5 था डिविडेंड्स, ठीक है, और नंबर 6 पे था ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की नीलामी, ऑक्शन होता है नीलामी, स्पेक्ट्रम की नीलामी से मतलब एक तरह से लाइसेंस होता है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो लाइसेंस दिए जाते हैं, ऑक्शन जो बेचे जाते हैं स्पेक्ट्रम, उनसे भी जो पैसा प्राप्त होता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही भाग है। ठीक है, तो इसी में अब हम कर लेते हैं आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं
बहुत छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादा वाइड नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस पे इम्पोज किए जाए, जिस पर लगाए जाए वही भुगतान करे। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं लगाए कहीं और जाते हैं और भुगतान कोई और करता है। मतलब ये डायरेक्टली होते हैं जिस पे इम्पोज करते हैं उसी पे लगते हैं। ठीक है। और ये इनडायरेक्टली होते हैं जिस पे इम्पोज करते हैं वो भुगतान नहीं करता, भुगतान दूसरा करता है, पर उस पर फाइनली फ़र्क पड़ता है। ठीक है। लाइक जीएसटी जो होता है प्रोडक्ट पे, मान लीजिए आपने मोबाइल ख़रीदा और 12,000 रुपये का मोबाइल आपने लिया, आपने 12,000 पे किए, मोबाइल की कीमत थी 9,000 रुपये। ठीक है। 3,000 रुपये था जीएसटी, ये जीएसटी आपने पे किया। ठीक है। पर आपने किसको पे किया? दुकानदार को। अब दुकानदार आगे जीएसटी पे करके आया है, जो दुकानदार जो पे करके आया है वो 2,500 रुपये है। तो ये 2,500 रुपये अपनी पॉकेट में रख लेगा, जो ये टैक्स पहले पे करके आया है किसको? रिटेलर को। ये दे गया है रिटेलर को, होलसेलर को। रिटेलर तो दुकानदार ही हो गया ना, सॉरी, होलसेलर को। यहाँ पे हम कर लेंगे होलसेलर। ठीक है। ये किसको पे करके आया है? होलसेलर को। होलसेलर किसे पे करके आया? स्टॉकिस्ट को। ये 2,000 रुपये पे करके आया। कैसे? स्टॉकिस्ट को। और स्टॉकिस्ट किसे पे करके आया? कंपनी को। ये 1,500 रुपये पे करके आया कंपनी को। यहाँ पे थी कंपनी। ठीक है। तो कंपनी को पे करके आया स्टॉकिस्ट 1,500 रुपये आके, और इसने अपना विद प्रॉफिट निकाल के और जीएसटी बना दिया। भाई साहब 18% था तो जीएसटी इसने लगा दिया, 2,000 रुपये जीएसटी बन गया। 1,500 रुपये इसने अपने जमा कर लिए और बचे 500 रुपये। तो ये जीएसटी कराऊंगा तो बता दूंगा आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे बोलते हैं। तो ये 500 रुपये इसने सरकार को जमा करा दिए। ठीक है। तो ये अब होलसेलर ने 2,500 रुपये दिए इसे, 2,500 दिए, तो इस 2,500 में से इसने 2,000 अपने रख लिए और 500 रुपये जमा करा दिए। यहाँ ये 3,000 रुपये दे रहे दुकानदार, यहाँ पे 3,000 दे रहे। ठीक है। तो 2,500 अपने रख लिए, 500 रुपये जो थे वो जमा करा दिए। ठीक है। इस तरीके से फाइनल जो है वो कंज्यूमर पे कर रहा है 3,000 रुपये, पर भर कौन रहा है? भर ये पूरी जो चेन है, पूरी चेन पे कर रही है जीएसटी। ठीक है। इसे ही बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब लगाया किसी पे और पे कोई और कर रहा है। ठीक है। यही इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स हो गया, जिस पे इम्पोज किया जाता है उसी को पे करना पड़ता है, वो आगे ट्रांसफ़र उसे नहीं कर सकता है, जबकि जीएसटी को आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, इसका एग्जांपल आप कर चुके हैं जीएसटी। ठीक है। और अब आपको करवा देते हैं इसका एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्सेस में जो आते हैं वो है इनकम टैक्स। आपको सभी को पता होगा, आयकर, आय पे लगने वाला कर। कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट पे जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स, जो भी आपने कैपिटल पे गेन किया है उस पे लगने वाला टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल मतलब एसेट्स, जितनी आपकी संपत्ति बढ़ी है उस पे लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स नंबर 4 पे आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स। और नंबर 5 पे स्टेट टैक्स, इट्स। ठीक है। मोस्टली यही टैक्सेस जो होते हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कर चुके हैं कि जिनका बर्डन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बर्डन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं।
इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर का टर्मिनोलॉजी करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। किसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स? कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो या तो उधारी बढ़ जाती है, बढ़ा देती है, या एसेट ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, कम हो जाता है। यानी एसेट या तो आपने प्रॉपर्टी अपनी बेच के पैसे लेके आए हैं या किसी से उधार में पैसे लेके आए हैं, तो वो सभी पैसे आपके कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट में तीन तरीके की जो टर्मिनोलॉजी मोस्टली यूज़ की जाती है, तीन कंपोनेंट रहते हैं। पहला है जो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं विनिवेश। बजट कराएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब ये चीज़ें रिलेट करके करवाई जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है सरकार अपनी हिस्सेदारी अगर बेच दे अपनी सरकारी कंपनियों में से, सरकारी कंपनियों में से हिस्सेदारी बेचना। आपने बहुत बार सुना होगा कि रेलवे प्राइवेट किया जा रहा है, एयरलाइन प्राइवेट किया जा रहा है। मतलब सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वहाँ वो सरकार उसे बढ़ाती जा रही है, विनिवेश कर रही है, उनमें से अपनी हिस्सेदारी निकाल रही है ताकि प्राइवेट फर्म को बेचा जा सके। तो वहाँ से जो पैसा आता है, अब वो एसेट था, मान लीजिए सरकार के पास किसी कंपनी के, एयरलाइन का ही एग्जांपल लीजिए आप, एयरलाइन में 100% शेयर इंडियन गवर्नमेंट के पास थे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के पास थे। अब उसमें होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक। ठीक है, तो 51% शेयर सरकार ने अगर अपने पास रखे, 51% शेयर अगर सरकार ने अपने पास रखे, ठीक है, तो बेचे कितने, 49%। अब जैसे ही 51% शेयर है सरकार के पास, तो ये इसके मैनेजमेंट का जो जिम्मेदारी है वो अभी तक गवर्नमेंट की है। 51% पे मैनेजमेंट जो है वो अभी तक सरकारी है। ठीक है, और अगर सरकार 49% हिस्सेदारी में आ जाती है, सरकार 49% सेल कर देती है, तो यानी 51% मेजोरिटी में सरकार रही नहीं है, तो मैनेजमेंट की हिस्सेदारी सरकार की चली जाती है, मैनेजमेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। तो जो 51% है उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। 51% का अगर शेयर सरकार के हिस्से में रहे तो उसे बोला जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो PSU सेल जो किए जाते हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। सेल ऑफ PSU, सेल ऑफ रेलवे, सेल ऑफ PSU रेलवे, इनमें सभी में हिस्सेदारी घटाना सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मतलब अपना एसेट बेच देती है, अपनी संपत्ति को बेच देती है। तो उस संपत्ति को बेचने से जो पैसा आता है उसे ही बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स। पहली बात तो यही होगी, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया। सेकंड नंबर आ गया रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन्स, जो लोन सरकार ने दे रखे हैं लोगों को, स्टेट को, किसी इंडिविजुअल फर्म को, स्टेट को लोन दे रखा है या किसी फर्म को लोन दे रखा है या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, जो लोन के रूप में किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है, अदर कंट्रीज़ में, तो अगर वो लोन सरकार के पास वापस आ जाए, ब्याज आएगा वो तो जाएगा रेवेन्यू में। और अगर लोन ही वापस आ गया, लोन मतलब आपने एक एसेट क्रिएट कर लिया था स्टेट गवर्नमेंट के पास कि ये इतना पैसा मेरा पड़ा हुआ है भाई उधारी में आपके पास, तो वो पैसा ही वापस आ गया, तो आपका मतलब एसेट वहाँ से ख़त्म हो गया है। तो एसेट अगर आपके पास पूरी तरह से वापस आ गया, वो पैसा वापस आ गया, तो वो हो जाता है रिकवरी ऑफ लोन में काउंट हो जाता है। तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो जाता है। पर उसी पैसे का अगर ब्याज आ रहा है तो वो काउंट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट में।
ठीक है, क्योंकि ब्याज हर महीने हर साल आता रहेगा, क्योंकि अभी तक आपका एसेट जो है वो एज इट इज़ बढ़ा हुआ है, इसीलिए ब्याज को काउंट किया जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, और लोन को काउंट किया जाता है, जो रिकवरी ऑफ लोन हो जाता है तो उसे काउंट किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट में। कन्फ्यूजन मत होइएगा इन दोनों टर्म्स में, बहुत बार कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, ठीक है। और थर्ड टर्मिनोलॉजी है मार्केट बोरोविंग, बाजार से उधारी करना, मार्केट बोरोविंग्स, ठीक है। मार्केट बोरोविंग अब दो तरीके की होती है, ठीक है। मार्केट बोरोविंग दो तरीके की होती है, एक इंटरनल मतलब आंतरिक, मतलब आप अपने देश में से ही कर्जा ले रहे हैं, आंतरिक उधारी, बोरोविंग मतलब उधारी, मार्केट मतलब बाजार से उधारी, बाजार से अब सरकार क्या पैसा ले रही है। और एक होती है एक्सटर्नल बोरोविंग, एक्सटर्नल बोरोविंग, ठीक है, यानी विदेशों से उधारी। ये तो आपको पता चल ही गया विदेशों से उधारी वर्ड का, ठीक है। विदेशों से उधारी सरकार कैसे लेती है, विदेशी बॉन्ड बना के, बॉन्ड बेच के मार्केट में, ठीक है, या IMF से उधार ले लिए, या किसी सरकार से उधार ले लिए, जैसे बुलेट ट्रेन के लिए हमने जापान से कर्जा लिया, ठीक है, ये एक्सटर्नल बोरोविंग पार्ट है। अब बुलेट ट्रेन बन रही है तो वो किसका पार्ट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब उसमें जो पैसा आया वो किसमें, एक्सटर्नल बोरोविंग से। एक्सटर्नल बोरोविंग कहाँ से, जापान से हमने पैसा लिया है, ठीक है। इंटरनल बोरोविंग जो होता है वो होता है RBI से पैसा लेना उधारी पे, ठीक है। लोगों की जो सेविंग्स है, जो कर्मचारियों की सेविंग्स होती है, PF फंड जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, PF डिपॉजिट्स जो रहता है, जो आप हम सरकार पैसा जो बचाते हैं वो जो हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे सैलरीड मैन अगर कोई हो तो उन्हें पता रहता है कि PF कटता है, आपके माता या पिता का PF कटता है, तो वो पैसा सरकार यूज़ करती है, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है ना कि वो वापस तो देना पड़ेगा। तो लोगों के वहाँ से पैसा सरकार ने उठा लिया है, तो वो पैसा है इंटरनल बोरोविंग का पार्ट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपने खाता खुलवा रखा है और सरकार उस पैसे को यूज़ कर रही है, ठीक है, तो वो भी सरकार पे एक उधारी है, क्योंकि सरकार को लोगों को देना तो पड़ेगा, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल राष्ट्रीय बचत पत्र, हिंदी में आप जानना चाहें तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है। किसान विकास पत्र, क्योंकि ये किसान के विकास के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट्स है कि आप हमें पैसा दो, आपका इतना विकास हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी इसी के पार्ट है। सुकन्या समृद्धि योजना, सरकार ने आप लड़कियों के विकास के लिए पैसे लिए और उसे सरकार यूज़ कर रही है, तो सरकार पे वो उधारी है एक तरीके से, ठीक है, सरकार को वो रिटर्न करने हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो सरकार पे ये जो सब चीज़ें हैं ये सरकार पे उधारी है। उधारी है तो मतलब वापस देना पड़ेगा, कि लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, अभी आप समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी क्रिएट हुई है इन सब चीज़ों से, ठीक है। इससे एसेट्स ख़त्म हो रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट ख़त्म हो रहे थे, रिकवरी ऑफ लोन से एसेट ख़त्म हो रहे थे, सरकार कोई संपत्ति अपनी बेच रही है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से एसेट्स ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सभी पार्ट जो रहते हैं यही रहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, ज़्यादा होने से फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।